आज हम जो है डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 16 को। ये वाला आर्टिकल समानता के अधिकार के तहत जो है ये वाला आर्टिकल जो है हम डिस्कस करेंगे। और इस आर्टिकल में बेसिकली क्या है कि जब भी आप सरकारी नौकरी पे किसी को रखोगे, यानी सरकार रखेगी, तो वहाँ पे क्या है, अवसर की समता होगी। इसे जो है बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आर्टिकल नंबर 16 के तहत जो है इस चीज़ को डिफाइन किया गया है कि सरकार, यानी चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर कोई स्थानीय सरकार हो, जब भी किसी की हायरिंग करेगी, किसी को नियुक्त करेगी अपने ऑफिस में, तो वहाँ पे जो है पूरी तरीके से समानता होगी, बिना भेदभाव के सबको जो है मौका मिलेगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो आर्टिकल नंबर 16 है यह नौकरियों को डील करता है, सरकारी नौकरियों को डील करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, उसको जो है सुनिश्चित करता है आर्टिकल नंबर 16। इसी के तहत रिजर्वेशन भी है, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है, बैकलॉग वैकेंसीज है, 10% आरक्षण भी है, वक्फ बोर्ड जो वगैरह बनते हैं, धार्मिक संस्थान, उसमें जो एम्प्लॉय होते हैं, सब कुछ बातें जो है इसी आर्टिकल के तहत जो है रखी गई। तो आज इसी को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 इसमें देखिए टोटल क्या है, 6 क्लॉजेज है, 6 क्लॉज, 6 जो है क्लॉजेज हैं। और जो चौथा नंबर क्लॉज है उसके 2 सब क्लॉज हैं, उन सबको जो है यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक बार इस वीडियो को आप देख लेंगे तो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, कहीं से भी अगर पॉलिटी का प्रश्न आए और आर्टिकल नंबर 16 से संबंधित हो तो उसे आप जो है अच्छे से जो है निकाल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या क्या बातें समझाई गई इन 6 क्लॉजेस के तहत। देखिए पहला क्लॉज लेते हैं, पहला, इसे जो है 16(1) भी कह सकते हैं। 16(1) आर्टिकल नंबर 16 का पहला क्लॉज। ठीक है, 16 है। इसमें बात कही गई है कि जो राज्य है, आर्टिकल नंबर 12 वाला राज्य, ठीक है, वह राज्य जब भी किसी सरकारी दफ्तर में किसी को नियुक्त करेगा, ठीक है, किसी को नियुक्त करेगा, मान लीजिए कोई वैकेंसी निकलती है, राज्य निकालता है, राज्य मतलब भारत सरकार, राज्य सरकार जो भी हैं, अगर कोई वैकेंसी निकालती है तो वहाँ पे क्या होगी, अवसर की समता होगी, अवसर की जो है समता होगी। जो लोग एलिजिबल होंगे वो बिना किसी भेदभाव के जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नंबर कम आया ज़्यादा है, रिजर्वेशन, वो सब तो बात की चीज़ें हैं, बट पहली बात जो बताता है आर्टिकल नंबर 16 कि कोई भी व्यक्ति अगर वो एलिजिबल है किसी पोस्ट के लिए तो बिना किसी भेदभाव के वो फॉर्म भर सकता है, एग्ज़ाम दे सकता है, क्वालिफाइड होने पे नौकरी भी कर सकता है। ये जो आर्टिकल नंबर 16 का जो है क्लॉज 1 है, ये बेसिकली जो है आर्टिकल नंबर 16 के स्कोप को बताता है। स्कोप मतलब उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वह बात जो है आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज 1 जो है बताता है। ठीक है, कि राज्य के अधीन कोई भी कार्यालय हो, राज्य के अधीन कोई भी कार्यालय हो, उसमें अगर कोई नियुक्ति हो रही है तो वहाँ पे क्या होगी, अवसर की समता होगी, बिना किसी भेदभाव के आदमी को जो है वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। यह जो है क्लॉज नंबर 1 बताता है कि राज्य के अधीन कोई भी कार्यालय हो, अधीन मान लीजिए कोई कार्यालय है, ठीक है, वहाँ पे जो है समान रूप से जो है सबको अवसर प्राप्त होगा नौकरी के फॉर्म अप्लाई करने के लिए, बैठने के लिए, एग्जाम देने के लिए। बार बार मैं चीज़ों को जिसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 16 का पहला क्लॉज है, जो आर्टिकल नंबर 16 के स्कोप को बताता है, ऑब्जेक्टिव को बताता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा 16 नंबर आर्टिकल का दूसरा क्लॉज क्या कहता है कि मान लीजिए राज्य के अधीन कोई कार्यालय है, राज्य के अधीन कोई कार्यालय है, कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी कार्यालय हो सकता है। ठीक है, इंस्पेक्टर का हो सकता है, दरोगा का हो सकता है, ठीक है, बाकी और जो वैकेंसी जाती है, एसएससी के कोई एग्जामिनेशन होने हो, कुछ भी होना हो, ठीक है, वहाँ पे जो है किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान या फिर कह लीजिए निवास स्थान,
निवास स्थान। ये कितने ग्राउंड्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। इन 6 ग्राउंड्स पे जो है किसी को भी प्रोहिबिटेड नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में अप्लाई कर रहा है तो उस व्यक्ति को केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान अथवा निवास स्थान के आधार पे जो है उसे अपात्र या फिर डिस्क्वालीफाई घोषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उससे जो है एग्जाम दिए जाने जाए मतलब देने का जो है अवसर प्राप्त रहेगा उसको। जो है ये जो 6 ग्राउंड्स हैं इनके आधार पे जो है विभेद नहीं होगा। ठीक है, इनके आधार पे जो है भेदभाव नहीं होगा, अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज 2 बताता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई राज्य के अधीन कोई कार्यालय है, वहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं तो उसको जो है केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान अथवा निवास स्थान के आधार पे जो है उसके साथ जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है, उसे अपात्र यानी डिस्क्वालीफाई घोषित नहीं किया जा सकता है। यह जो है आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज 2 बताता है। ठीक है, तो दोनों बातें लगभग एक जैसी हैं। यहाँ पे कहा था कि अवसर की समता होगी, राज्य के अधीन अगर कोई कार्यालय होगा तो वहाँ पे सबको समान अवसर दिया जाएगा। क्लॉज नंबर 2 में क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, चीज़ों को अच्छे से बता दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, जाति कुछ हो, मूलवंश कोई सा भी रहा हो, लिंग कोई सा हो, मेल फीमेल जेंडर कोई सा भी रहा हो, कॉमन जेंडर रहा हो, जन्मस्थान कहीं भी रहा हो भारत में, इंडियन टेरिटरी की बात हो रही है, ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया कोई बंदा आ जाए, ये इंडियन टेरिटरी की बात हो रही है, या निवास स्थान कहीं भी हो भारत में कहीं भी हो, इन आधारों पे इन ग्राउंड्स पे जो है उसको जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये जो है 2 क्लॉज है। अब इसको मिटाते हैं और आगे के जो क्लॉजेज हैं क्लॉज 3 और क्लॉज 4 वो सब समझते हैं। ठीक है, अब जो है क्या कहते हैं क्लॉज नंबर 3 को समझते हैं। आर्टिकल नंबर 16 के जो है क्लॉज नंबर 3 को समझते हैं। आर्टिकल नंबर 16 के क्लॉज 3 को समझते हैं। ठीक है, इसने जो है संसद को पावर दिया हुआ है। ये वाला जो क्लॉज है इसने संसद को पावर दिया है। संसद को पावर यह दिया है कि संसद चाहे तो, अगर पार्लियामेंट चाहे तो चाहे वो राज्य की नौकरी हो या केंद्र शासित प्रदेश की नौकरी हो, किसी भी जो है जगह की नौकरी हो, वहाँ के लिए जो है निवास प्रमाण पत्र जो है लागू कर सकती है। लागू करने से जो है संसद को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, पार्लियामेंट चाहे तो कोई नौकरी राज्य सरकार के अधीन हो या केंद्र शासित प्रदेश है उसके अधीन हो, या तो फिर जो है स्थानीय जो सरकारें हैं, स्थानीय सरकार हैं या प्राधिकरण कह लीजिए, उसके तहत मान लीजिए कोई रोजगार है, उसके तहत जो है कोई रोजगार है, कोई एम्प्लॉयमेंट है, तो संसद चाहे तो यहाँ के लिए जो है निवास प्रमाण पत्र जो है कंपल्सरी कर सकती है। और ऐसा करने से जो है संसद को कोई नहीं रोक सकता। ये संसद के पास उसका खुद का राइट्स है। ये किसने राइट्स दिया हुआ है? भारत के संविधान ने दिया है। भारत का संविधान मतलब भारत की जनता ने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको ठीक से करते हैं बात कि संसद को यह अधिकार है, वो चाहे तो किसी राज्य में, केंद्र सरकार में या फिर राज्य सरकारों की जो स्थानीय सरकारें होती हैं या कोई प्राधिकरण होता है, अथॉरिटीज़ होती है, वहाँ अगर कोई मान लीजिए चपरासी की नौकरी निकले, क्लर्क की नौकरी निकले, तो संसद चाहे तो उस पर्टिकुलर स्टेट में नौकरी करने वालों के लिए निवास प्रमाण पत्र की जो है निवास प्रमाण पत्र को जो है कंपल्सरी कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद। इसके लिए कानून भी बनाया गया था। इसके लिए जो है एक कानून भी बनाया गया था। उस कानून का नाम था सार्वजनिक रोजगार अधिनियम। ये बनाया गया था। ये 1957 में बनाया गया था। 1957 में बनाया गया था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 1957 में ही बनाया गया था। बाद में जो है इसे निरस्त कर दिया गया है। 1974 में जो है इंदिरा गांधी जी ने इसे निरस्त भी कर दिया है। अब ये जो है एक्टिव नहीं है। इसके तहत ये था कि जो है जब भी कोई स्टेट में कोई लोकल अथॉरिटी की जॉब निकलेगी सरकारी, तो वहाँ के लिए निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि देखिए, जो स्थानीय स्तर की जॉब होती है, जैसे चपरासी की जॉब हो गई, क्लर्क की जॉब हो गई, सफाई वाले की जॉब हो गई, मान लीजिए सरकारी नौकरी है, तो उसमें क्या होता है कि
लोकल जो बॉडीज होती है उसमें क्या होता है, लोकल लोगों से मिलना होता है। मान लीजिए तमिलनाडु में कोई नौकरी निकली चपरासी की, अगर उस बंदे के पास निवास नहीं होगा, मान लीजिए कोई यूपी का बंदा जाके वहाँ रह रहा है, अब उसको जो है तमिलनाडु यानी तमिल भाषा नहीं आती है, वहाँ का रहने वाला भी नहीं, उसे तमिल भी नहीं आती है, अगर वो अप्लाई करता है, पास भी हो जाता है, तो क्या होगा कि वहाँ लोकल लोगों से इतना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कानून लाया गया था कि सार्वजनिक रोजगार अधिनियम के तहत 1957 के तहत जो है निवास प्रमाण पत्र को कंपल्सरी कर दिया गया था। बाद में जो 1974 में से हटा दिया गया कि नहीं, निवास प्रमाण पत्र का कंपल्सरी नहीं है, अब जो है कुछ और चीज़ें कंपल्सरी, उसको आगे बताएंगे। ठीक है, बहरहाल भारत राज्य में कहीं भी जो है आप नौकरी करना चाहें, इन पूरे इंडियन टेरिटरी में निवास की जो है बाध्यता नहीं है, कहीं भी नहीं है। एक स्टेट है उसको छोड़ के, वो स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आज भी जो है यह कानून चलता है। यहाँ अगर आपको वहाँ की नौकरी करनी है तो वहाँ पे जो है आप जो है उस राज्य के जो है नागरिक होने चाहिए। नागरिक तो आप भारत के हैं, बट आपका जन्म स्थान या निवास प्रमाण पत्र कह लीजिए वहाँ का होना चाहिए, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, यहाँ का जो है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, ये चीज़ें। दूसरी बात है, अब आपको पता होगा 2014 में जो है आंध्र प्रदेश दो भागों में भी डिवाइडेड हो गया, एक आंध्र प्रदेश, एक तेलंगाना बन गया इससे अलग होके, तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश के साथ साथ अब ये नियम तेलंगाना में भी अप्लीकेबल है, निवास वाला। पूरे भारत में कहीं नहीं है सिवाय जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। चूँकि पहले आंध्र प्रदेश में ही था, आंध्र प्रदेश जो है 2014 में दो भागों में डिवाइडेड हुआ था, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों जगह जो है इसकी शर्त रखी गई है कि यदि आपको नौकरी करनी है तो यहाँ का जो है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, निर्धारित जो है कर दिया गया है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे है। तो ये जो है आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज नंबर 3 था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। संसद को यह राइट्स है कि भारतीय टेरिटरी में किसी राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश के तहत कोई नौकरी है, या फिर स्थानीय जो प्रशासन होते हैं, स्थानीय सरकार होती है, प्राधिकरण होते हैं, वहाँ पे कोई नौकरी निकलती है तो उस पार्टिकुलर नौकरी के लिए जिस राज्य में है वहाँ का निवास प्रमाण पत्र जो है कंपल्सरी कर सकती है, उसे कोई रोक नहीं सकता संसद को, ऐसा करने के लिए फ्री है। बहरहाल ये कानून बना था, सार्वजनिक रोजगार अधिनियम के तहत ये बात रखी गई थी, जिसे जो है 1974 में कैंसिल कर दिया गया। फिर भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है वहाँ की लोकल नौकरियों के लिए। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज नंबर 3 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्लॉज नंबर 4 को, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 16 के क्लॉज नंबर 4 को समझते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिजर्वेशन का जो पूरा सिस्टम है वहीं से निकल के आया है। ठीक है, चलो आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज नंबर 4। ठीक है, आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज नंबर 4 ये कह रहा है कि राज्य को अगर ऐसा लगता है कि सोसाइटी का कोई एक सेक्शन है जो बैकवर्ड क्लास है और उसका प्रतिनिधित्व जो है सरकारी नौकरियों में उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो वह जो है राज्य जो है उसके लिए जो है उन लोगों के लिए जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकता है नियुक्तों पदों को भरने के लिए। ठीक, मान लीजिए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राज्य को ये लगा कि एक्स कम्युनिटी जो है भारत में रहती है जो कि बैकवर्ड क्लास से है, पढ़ने के साधन इनके पास इतना नहीं है और आर्थिक और सामाजिक रूप से बड़े पिछड़े लोग हैं, बैकवर्ड क्लास लोग हैं, तो इनके उत्थान के लिए जो है रिजर्वेशन की जो है व्यवस्था कर सकता है, रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकता है। बशर्ते ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो है सरकारी नौकरियों में समान जो है प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी जितना होना चाहिए उतना नहीं है, पर्याप्त जो है प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर राज्य को ऐसा लगता है तो वह जो है सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है उस बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए। यह जो है आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज नंबर 4 ये बात कहता है। ठीक है, दूसरी बात ये कहता है इसी जो है क्लॉज में, आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज नंबर 4 का सब क्लॉज ए, इसमें बात कही गई है कि राज्य को अगर लगता है कि SC ST, राज्य को अगर ये लगता है SC ST का रिजर्वेशन देने के बाद भी जो है क्या कहते हैं उतना प्रतिनिधित्व नहीं है जितना होना चाहिए, पर्याप्त नहीं प्रतिनिधित्व है, तो वो क्या कर सकते हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन लेके आ गए। प्रमोशन अगर होगा एक वर्ग का तो वहाँ भी जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन होगा।
प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा। ठीक है, नौकरी लग गई तो रिजर्वेशन तो रहेगा ही रहेगा, बैकवर्ड क्लास हो चाहे SC ST OBC कुछ भी हो। लेकिन अगर मान लीजिए प्रमोशन हो रहा है, वहाँ भी अगर देख रहे हैं पर्याप्त जो है प्रतिनिधित्व नहीं है, तो SC ST वाले लोगों को प्रमोशन में भी जो है आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यह व्यवस्था की गई है। ठीक है, बशर्ते ध्यान ही रखना होगा कि भाई बंदा वरिष्ठ होना चाहिए, वरिष्ठ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नौकरी आज लगी 4 महीना बाद उसका पदोन्नत कर दिए, प्रमोशन में जो है रिजर्वेशन के तहत उसको जो है बड़ी पोस्ट दे दी गई, ऐसा नहीं। वरीयता जो है वरिष्ठ नागरिकों को दी जाएगी, यानी जो वरिष्ठ पर्सन होगा, सीनियर बंदा होगा, उसको जो है व्यवस्था ये वाली दी जाएगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज नंबर 4 का ए वाला जो है सब क्लॉज यह बात कहता है, नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था, मतलब प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है SC ST वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण पे व्यवस्था की गई है। यही वाला आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज नंबर 4 और सब क्लॉज ए। इसके तहत जो है प्रमोशन में जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। कई बार पूछा गया है, आगे पूछा जा सकता है, आप लोग का ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज नंबर 4 का सब क्लॉज बी भी है। ये जो है बैकलॉग नौकरियों की बात करता है। बैकलॉग मतलब समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि भारत में 50% रिजर्वेशन है, अब तो 60 हो गया है, बट पहले 50% था, तो 50% हिसाब से समझ लेते हैं तो आप समझ जाएंगे। अगर मान लीजिए 50% रिजर्वेशन है SC ST और OBC के लिए, ठीक है, और इसी वर्ष मान लीजिए परीक्षा हुई और ये सीटें पूरी फिल नहीं हो पाई, ये सीटें पूरी फिल नहीं हो पाई, मतलब रिजर्वेशन देने के बाद भी लोग पूरे नहीं हो पाए, कुछ रह गए, 25-30 वैकेंसी खाली रह गई, तो क्या होगा, जब भी नेक्स्ट टाइम उसकी एग्ज़ाम होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी एग्ज़ाम होगा अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, तो जो ये वाली सीटें हैं इसको जो है उस वाले नोटिफिकेशन में नहीं जोड़ के दोगे आप, बल्कि इसके लिए जो है एक सेपरेट जो है बैकलॉग वैकेंसीज निकाल के इसको फिल करोगे। समझे मेरी बात को, कि मान लीजिए सन 2024 में कोई भी नौकरी निकली जिसमें 50% रिजर्वेशन था, ये 50% सीटें फिल नहीं हो पाई, तो जब सन 2025 में नौकरी निकलेगी तो जो बची हुई सीटें हैं तो उसमें आप ऐड नहीं करोगे, बल्कि जो है जो बची हुई सीटें हैं उनको बैकलॉग वैकेंसी के तहत जो है सेपरेट उसका नोटिफिकेशन निकाल के उसको फिल करोगे। ऐसी व्यवस्थाएं की गई है जिससे कि जो सीटें आरक्षण वाले लोगों के लिए रिजर्व थी, वंचित, दलित, शोषित, बैकवर्ड क्लास जो भी कह लीजिए, वही लोग आके उस सीट पे बैठे, जिससे उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में बना रहे, उनका भी दबदबा रहे। सीधी सी बात है। ठीक है, तो यह है इस प्रकार जो है आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज नंबर 4 था, जिसमें 2 सब क्लॉज थे, मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किताब को अच्छे से पढ़िएगा, सारी बातें एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब समझते हैं आर्टिकल, इसी आर्टिकल का क्लॉज नंबर 5 और 6 छोटा सा है, इसको मिटा लेते हैं फिर समझते हैं। आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज नंबर 5 समझते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 16 शुरू में जो मैंने बताया था पहला क्लॉज, उसमें कहा गया था कि सबको अवसर की समता होगी नौकरियों में, और दूसरा नंबर क्लॉज क्या कहा गया था कि जाति, धर्म, मूलवंश इत्यादि के आधार जो भी थे, जन्म स्थान, प्रमाण पत्र होते जो भी था, उसके आधार पे जो है भेदभाव नहीं होगा, कोई भी अपात्र घोषित नहीं होगा, सबको बराबर जो है मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज नंबर 5 जो है थोड़ा सा पेचीदा है। मान लीजिए कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, धार्मिक संस्थान है, धार्मिक संस्थान है, ठीक है, जैसे भारत में आजकल वक्फ बोर्ड चल रहा है, वक्फ बोर्ड को ले सकते हैं। वक्फ बोर्ड वाले कहते भाई कि मेरे यहाँ जो भी पदाधिकारी होंगे, मान लीजिए चूँकि वक्फ बोर्ड सरकारी पैसे से चल रहा है, मान लीजिए कुछ ना कुछ सरकार उसमें दान दे रही है, तो चूँकि सरकारी पैसे से चल रहा है तो मामला सरकारी हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अब मान लीजिए वक्फ बोर्ड कोई वैकेंसीज निकालता है कि या मेरे यहाँ पदाधिकारी रहेंगे, चपरासी रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे, दुनिया भर के डिटम्बाबाजी करते हैं, तो वक्फ बोर्ड चाहे तो ये नियम बना सकता है कि भाई
चूँकि वक्फ बोर्ड मुस्लिम हितों के लिए काम करता है, तो जितने भी मेंबर्स आएंगे, नौकरी करने वाले आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से ही आएंगे। ऐसा करने से उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। मान लीजिए कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, लाइक एज अ वक्फ बोर्ड चाहे कि मेरे यहाँ जो नौकरियाँ निकल रही हैं उसमें सिर्फ मुस्लिम ही आएँ, तो ऐसा अगर वो कह रहा है तो ऐसा करने से जो है उसे नहीं रोका जा सकता है। वो चाहे तो सिर्फ अपने धर्म वालों को, लोगों को ही रखे। मान लीजिए हाल ही फिलहाल में राम टेम्पल बना, ठीक, एक सरकारी ट्रस्ट के माध्यम से बना, सरकार ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अब इसमें कई सारे जो है एम्प्लॉयमेंट होना है, एम्प्लॉय रखने हैं। और राम मंदिर ट्रस्ट कह दे भाई जो भी एम्प्लॉय आएंगे सिर्फ सनातन कल्चर वाले ही आएंगे। ठीक है, तो ऐसा अगर कर रहे हैं तो एक तरीके से देखिए जात धर्म के नाम पे विभेद हो रहा है। प्रैक्टिकली देखा जाए कि सिर्फ सनातन वालों को रख रहे हो, ईसाई क्यों नहीं रख रहे हो भाई, मुस्लिम क्यों नहीं रख रहे हो, बौद्ध वालों क्यों नहीं रख रहे हो, क्वेश्चन बन सकता है ना। लेकिन ऐसा करने से जो है राम टेम्पल ट्रस्ट को नहीं रोका सकता। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उनको पास राइट्स है, को सिर्फ चाहे तो अपने धर्म के लोगों को ही जो है नौकरी पे रखे। ऐसा करने से आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज 2 इफेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि चूँकि मामला धार्मिक है तो सिंपल सी बात है, जिसको ना नॉलेज होगी धर्म की वही तो जाएगा। ठीक है, बाकी कॉमन जो नौकरियां हैं सरकार के अधीन है, वहाँ पे नहीं रोक सकते, वहाँ सब बराबर है। ठीक है, तो यह जो है आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज नंबर 5 था। अब आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज नंबर 6 से कहता है कि मान लीजिए भारत देश में कोई कम्युनिटी है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आती है, आर्थिक कमजोर वाले वर्ग से आती है, आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जो है सेक्शन है, तो उनके लिए जो है भारत सरकार 10% जो है रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकती है, और ऐसा करने से उसे रोका नहीं जा सकता। ठीक है, 10% रिजर्वेशन ये मोदी साहब की देन है, 2019 में इन्होंने पास किया था। ठीक है, और ये आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, ये उस कम्युनिटी वाले हैं जो 50% आरक्षण में नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हूँ 50% जो आरक्षण ओबीसी का वो भी मलाई खा रहा हूँ और यहाँ भी मलाई खा रहा हूँ, ऐसा नहीं। उस 50% से हटके जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, उनके लिए जो है 10% का प्रावधान किया गया है। वो कोई भी हो सकता है, किसी जाति धर्म रंग रूप कैसा भी हो चलेगा। ठीक, आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। और इस विधान को जो है 103वें संविधान संशोधन के तहत जो है लगाया गया था, अप्लाई किया गया था। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 16 बेसिकली इसी सब चीज़ों को डील करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार वीडियो को फिर से घुमा के देखना, पीछे करके, मतलब किताब अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स वगैरह बना लेना। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बीपीएससी या जोन सीएससी हो, आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।